दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ से ऊन कैसे बनता है और फिर उस ऊन से कंबल कैसे बनाए जाते हैं? आखिर लोग क्यों मोरों को पाल रहे हैं और उनसे करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके पीछे का खेल, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा भेड़ों का फार्म है, जहाँ पर कई मिलियन टन भेड़ों की ऊन निकाली जाती है, जिसका इस्तेमाल गर्म कपड़े बनाने में और कंबल बनाने में किया जाता है। गर्म कपड़े और कंबल की शुरुआत होती है भेड़ों से। ऑस्ट्रेलिया के इस फार्म में 1 लाख से भी ज्यादा भेड़ों को पाला गया है। गर्मी आने से ठीक पहले यानी कि मार्च और अप्रैल में भेड़ों का ऊन निकाला जाता है। जो लोग ऊन को काटते हैं उन्हें शेरर कहा जाता है। ये लोग अपने काम में माहिर होते हैं और इनके पास एक ट्रिमर होता है, जिससे केवल 3 मिनट में ही एक भेड़ के पूरे शरीर से ऊन निकाल लेते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री बड़ी है तो हजारों भेड़ों की ऊन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे फैक्ट्रियों में ये काम लगातार चलता रहता है। एक भेड़ से आमतौर पर 3 से 8 किलो ऊन मिलता है। भेड़ों की ऊन बहुत तेजी से बढ़ती है। उन्हें फिर से पहले जैसा ऊन बढ़ाने में केवल 6 महीने का समय लगता है। इन ऊनों को इकट्ठा किया जाता है और बाद में इन ऊनों को फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। कच्ची ऊन बहुत ज्यादा गंदी होती है, इसीलिए इसे सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले इस ऊन की सफाई होती है। ऊन की सफाई के लिए ऊन को एक ऐसे मशीन में डाला जाता है जिसमें लगातार पानी खौलता रहता है और इस पानी में एक खास तरह का डिटर्जेंट मिला होता है। इनके सफाई करने के कई सारे लेवल होते हैं। पहले लेवल में इनमें से धूल और मिट्टी को हटाया जाता है। दूसरे चरण में इनमें मौजूद तेल और चर्बी को साफ किया जाता है और आखिरी चरण में इनमें मौजूद बैक्टीरियाज को मार दिया जाता है। जब ऊन बहुत अच्छे से धुल जाती है तो ये पफी हो जाती है और दिखने में किसी बादल का टुकड़ा लगता है। उसके बाद शुरू होता है कंघी करने का काम। बड़ी बड़ी मशीनों में दांतों जैसे रोलर लगे होते हैं जो बहुत तेजी से घूमते हैं और ऊन के रेशे को सीधा करते हैं, जिससे कि ऊन बिल्कुल सीधी हो जाती है और उनमें लगी गांठें खत्म हो जाती हैं। इस चरण के बाद ऊन बहुत ही प्लेन हो जाती है और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है धागा बनाने का काम। इसके लिए ऊन के रेशों को आपस में जोड़ा जाता है और एक दूसरे में घुमाकर एक मजबूत धागा बनाया जाता है। कभी कभी ऊन को पहले ही रंग दिया जाता है, पर कुछ फैक्ट्रियां ऐसी भी है जहाँ पर धागा बनने के बाद ऊन को रंगा जाता है। ये दोनों ही चीज डिपेंड करती है कि कंबल का डिजाइन कैसा होगा। अब आता है सबसे आखिरी चरण, जिसमें की जाती है बुनाई। इसमें कई तरह के कंघों का इस्तेमाल किया जाता है और एक कंघे में सैकड़ों धागे चलते हैं। ये मशीन तेजी से ऊपर नीचे और आगे पीछे होकर कपड़ा बुनती है। ये प्रोसेस बेहद तेज होता है। कपड़ा कितना मोटा और मुलायम होगा, ये सब मशीन की सेटिंग से होता है। जब एक बार कपड़ा अच्छे से बुन जाता है तो फिर उस कपड़े के किनारे को मैनुअली सिला जाता है। यहीं पर एक्स्ट्रा निकले हुए धागों को काटा जाता है। गर्म कपड़े और कंबल बनाने वाली फैक्ट्रियों में कई तरह की मशीनें होती हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कपड़ा किस देश में जाएगा और उसे कितना ज्यादा गर्म बनाना है। अब बारी आती है कंबल को पैक करने की। कंबल को पैक करने के लिए एक खास तरह के बैग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इन कंबलों को बाजार में भेज दिया जाता है। कंबल बनाने का सबसे ज्यादा काम तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में होता है। अब जान लीजिए कि आखिर कैसे करोड़ों में मोरों का कारोबार चल रहा है। अगर आपको लगता है कि मोर केवल नाचने के लिए और सुंदर दिखने के लिए होते हैं तो जरा अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि आजकल मोरों का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है और इसका कारोबार करने वाले लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारे ही देश में ऐसे कई सारे फार्म है जहाँ पर एक साथ हजारों मोरों को पाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। आज के समय में मोर केवल एक पक्षी नहीं बल्कि पैसों के खान है, क्योंकि इनके पंख, इनके अंडे, इनके मांस और यहाँ तक कि इनके गोबर का इस्तेमाल भी अलग अलग जगहों पर किया जाता है। भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और अमेरिका में बड़े बड़े मोरों के फार्म मौजूद हैं। भारत के तमिलनाडु में तो ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर पूरे के पूरे गाँव के लोग मोर पालन करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए मोरों को मारना और उनका शिकार करना गैर कानूनी है। लेकिन अगर कोई भी चाहे तो इन्हें फार्म में पाल सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर मोरों का फार्म कैसे काम करता है और इन्हें चलाने वाले लोग कैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मोरों का फार्म बनाने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत होती है। ऐसी जमीन जहाँ पर तालाब हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हों, ताकि मोरों को प्राकृतिक माहौल मिले। एक फार्म में हजारों मोर होते हैं। वहाँ पर वो घूमते हैं, उड़ते हैं, नाचते हैं, प्रजनन करते हैं और अंडे देते हैं। इनके खाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल ये आमतौर पर गेहूं, मक्का, फल, सब्जियां और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जैसे जैसे इनका फार्म बड़ा होता है वैसे ही इनके खाने की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। कई सारे ऐसे फार्म है जो इन्हें रंग बिरंगे फल खिलाते हैं, जिससे कि इनके पंखों का रंग भी बदल जाता है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मोर का सबसे महंगा हिस्सा क्या है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इनका सबसे महंगा हिस्सा होता है इनका पंख। एक नर मोर एक साल में तकरीबन 150 से 200 पंख गिराता है। इन पंखों को इकट्ठा किया जाता है और फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ से हैंडीक्राफ्ट, गहने, पेंटिंग्स और डेकोरेशन के कई सारे आइटम्स बनते हैं। अब बात करते हैं मोरों के अंडों की। आपको बता दें कि मोरों की एक अंडे की कीमत 3000 से लेकर 7000 रुपए होती है। अब आप सोचते होंगे कि अगर मोरों के अंडे इतने महंगे हैं तो उन्हें खाता कौन होगा? तो आपको बता दें कि इनके अंडे आपको आमतौर पे बिकते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि इनके अंडे तो केवल 5 स्टार होटल में ही बिकते हैं। इनके अंडों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है चीन में। चीन में जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो लोग अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए इन अंडों को खाते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोर का मीट नहीं खाया जाता है, पर आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर इनके मीट को खाया जाता है, जैसे कि चीन, नेपाल, थाईलैंड
और अफ्रीका के कुछ इलाकों में, जहाँ पर इन्हें महंगा और बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है। हालांकि अगर आप भारत में रहते हैं तो आप मोर को मार नहीं सकते और ना ही इनके मांस को खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है।